हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट 3 में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। यहाँ पे ये आखिरी लेक्चर भी होगा जहाँ पे डिस्कस करेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है और उसमें कौन कौन से टर्म्स आने वाले हैं डिटेल में बात करेंगे, और किसी एक टॉपिक को छोड़ेंगे जो कि आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेंट्रल डोग्मा से। सेंट्रल डोग्मा क्या था और किसने इसको प्रपोज किया था, किसने दिया था इस हाइपोथेसिस को। सेंट्रल डोग्मा के बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल डोग्मा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ही थे, ये वाटसन और क्रिक वाले ही फ्रांसिस क्रिक हैं जिन्होंने बताया था कि सेंट्रल डोग्मा नामक कोई चीज धरती पे होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये थियरी क्या कहती है। सेंट्रल डोग्मा ये कहता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये फ्लो होता है फ्रॉम डीएनए, डीएनए से चलेगा आरएनए की तरफ और आरएनए से चलेगा कहां पे, प्रोटीन की तरफ। तो आपका जेनेटिक मटेरियल क्या था, हमने जेनेटिक मटेरियल की सर्च करी थी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, आरएनए या प्रोटीन। तो वहां पे डिस्क्राइब करने के बाद हम पहुंचे सेंट्रल डोग्मा पे कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है फ्लो हो रहा है कहां से, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगी। तो डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना, इन मैकेनिज्म को क्या कहते हैं वही डिस्कस करना था। तो डीएनए से डीएनए का बनना हम जानते हैं, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से एमआरएनए का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। लेकिन कुछ वायरसेस में क्या होता है, सेम मैकेनिज्म रिवर्स चलती है, यानी वहां पे एमआरएनए से आप कह सकते हैं डायरेक्ट वहां पे एमआरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। तो अगर एमआरएनए से डीएनए बन रहा है, तो जब डीएनए से आरएनए बना था तब इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा था, अब एमआरएनए से डीएनए बने तो क्या बोलेंगे, इसी चीज को रिवर्स तो कर रहा है, तो नाम क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम लोग यहां पे एमआरएनए से क्या करेंगे, डीएनए बना लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले और होने तक में कौन कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ने वाली है, या कौन कौन सी मशीनरी जरूरत होगी। जैसे ओराइसी, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज या इसको गायरेज भी कहते हैं, इसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को मिक्स करने का प्रयास किया गया है। दूसरा है प्राइमर, जो कि प्राइमर एक शॉर्ट स्ट्रैंड होता है आरएनए का, उसको प्राइमर कहते हैं, और उसको जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज। साथ में हमको चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। हालांकि डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे 3 तरीके से हो सकते हैं यूकैरियोट में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। डीएनए पॉल इनको बोला जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। अब अगला यूज करेंगे लाइगेज। लाइगेज जो कि गैप फिलिंग एंजाइम के नाम से जाना जाता है, गैप को फिल करने वाला एंजाइम लाइगेज है। लास्ट में एसएसबी। एसएसबी स्टैंड फॉर द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन मतलब जब डीएनए डबल हेलिकल था, जब टूटेगा अलग होगा तो वो वापस से न चिपक जाए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से जुड़ना चाहेगा, फिर से बाइंड होने लगेगा तो उसको रोक देगा, नहीं भैया रुक जाओ, तुमको नया बनाना है, कुछ नया तुमको लाके देंगे। तो उसको रोकने के लिए जो प्रोटीन लगी वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। चलिए कैसे होता है रेप्लिकेशन, पहले थियोरेटिकल पार्ट फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए पहले एक्सप्लेन करते हैं फिर थ्योरी में ले आते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट में ये है कि मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, मान क्या लेंगे, ये डीएनए है। फिर यहां पे क्या होता है, आप देखेंगे यहां पे शॉर्ट स्ट्रैंड जो है लगते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो यहां पे दो चीजें बनती हैं, एक को कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है जिसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, दूसरा डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस जिसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और इसी लैगिंग स्ट्रैंड को ही हम लोग ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। क्यों, ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसलिए। टेम्पलेट डीएनए का मतलब होता है पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए को ही इन्होंने टेम्पलेट डीएनए के नाम से जाना है, ठीक। अब देखिए होता कैसे है, होता ऐसे है जैसे ही किसी डीएनए पे ओराइसी नामक दिखाएगा, प्लेस दिखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओराइसी लगा था, जब ये जुड़ा था आपस में, इस डीएनए में कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, ओराइसी नामक जगह होगी। ओराइसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेंटर या ओरिजिन। यहाँ पे क्या करेगा, ये एंटर करेगा, टूटेगा यहाँ से, डीएनए बी, डीएनए ए तोड़ेगा इसको, डीएनए बी यानी जिसको हम हेलिकेज बोलेंगे। हेलिकेज आएगा, हेलिकेज का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है तो ऐसे फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। रेप्लिकेशन जब फॉर्क बनता है तो यहीं पे एसएसबी प्रोटीन बाइंड कर जाती है। कहां पे, यहाँ पे एसएसबी बाइंड कर जाएगी ताकि ये वापस से आपस में न जुड़ने पाए। लेकिन एट द सेम टाइम एक प्राइमर आके जुड़ता है यहाँ पे, जो कि आरएनए का शॉर्ट स्ट्रैंड होता है, वो आके जुड़ेगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा। कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज लगातार न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पकड़ेगा, ऐड करता चला जाएगा, और ये तो यहाँ पे हेलिकेज लगा होगा, हेलिकेज इनको तोड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्ड को, और डीएनए पॉलीमरेज लगातार ऐड करता चला जाएगा। तो एडिशन में एक नया स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि ग्रीन कलर में दिखाया गया है। कह रहे हैं कि 5 to 3 वाले में देखेंगे तो आपको बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड, और वहीं पे बनेगा एक तरफ लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग को हमने क्या बोला था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा था। चलिए सीक्वेंस में देखते हैं क्या कंटेंट हुआ था यहाँ पे। रेप्लिकेशन स्टार्ट एट अ पॉइंट नोन एज ओरिजिन या ओराइसी कहते हैं इसको बेटा, and two strands unwind and separated by the breaking hydrogen bond with the help of enzyme helicase।
हेलिकेज का काम होता है उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना, वो तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा? आफ्टर दैट अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एट अ पॉइंट फॉर्म वाई शेप, वो वाई शेप का स्ट्रक्चर ले लेगा, जैसे टूटेगा उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क बोला जाएगा। अब यहाँ पे दो इवेंट होते हैं, पहला सेपरेटरी स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, जो टूट के अलग हुआ है वो एक्ट करेगा एज ए पेरेंटल स्ट्रैंड की तरफ, एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, अब उसी पे डॉटर स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा या न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सबसे मजेदार घटना यह है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, कभी 3 to 5 डायरेक्शन में नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डीएनए रेप्लिकेशन का। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्टली अ स्मॉल आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज्ड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज। प्राइमेज आएगा, एक नया आरएनए स्ट्रैंड छोटा सा जुड़ता है, डीएनए से आरएनए जुड़ता है, आरएनए से डीएनए बना, लेकिन बाद में क्या होगा, वो हाइब्रिड है ना आरएनए डीएनए का, डीएनए रेप्लिकेशन खत्म नहीं, कोई बताएगा नहीं आपको एनसीईआरटी में। जो अब आपने आरएनए लगा, जैसा कि देख रहे थे, क्या कहा था कि फर्स्टली स्मॉल आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज, प्राइमेज की प्रेजेंस में ही वो स्मॉल जो आरएनए का सीक्वेंस था वो ऐड ऑन किया जाएगा। अच्छा, अब ये बात कोई आपको बताएगा नहीं, हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जब डीएनए के रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन में जो आपका नया डॉटर स्ट्रैंड बना था वो एक हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो क्योंकि आपने प्राइमर लगाया था ना, तो आरएनए का जो शॉर्ट स्ट्रैंड लगाया था उसको रिमूव जब तक नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, तब तक वो हाइब्रिड कहा जाएगा। तो उस प्राइमर को रिमूव करने का काम भी तो कोई करेगा ना, तो प्राइमर रिमूवल का जो काम होता है वो एक दूसरा एंजाइम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे एक पॉइंट है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइन मेनी न्यूक्लियोटाइड, ये वन बाय वन क्या करेगा, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस में जोड़ता चला जाएगा। जोड़ने के बाद जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर स्ट्रैंड कहेंगे। डन। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनता है, वो भी 5 to 3 प्राइम के डायरेक्शन में, जिसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और वहीं पे दूसरा वाला ऑन द अदर हैंड अदर स्ट्रैंड इन स्मॉल स्ट्रेचेस, ये भी बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में, लेकिन इसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट, बीच में गैप है ना, एक स्ट्रैंड दूसरा तीसरा, ये ऐसे गैप है, इस गैप को फिल करना है भाई, गैप को जोड़ना है। जोड़ेगा कौन, अब यहीं पे एक एंजाइम लगा देंगे, लाइगेज, लाइगेट करना, जोड़ने वाला, या फिर गैप फिलिंग एंजाइम के नाम से जानते हैं इसको। तो डीएनए लाइगेज ज्वाइंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एंड नाउ दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। अब इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जानेंगे। अगेन डीएनए पॉलीमरेज हैज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी या एबिलिटी, कह रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। डीएनए जुड़ रहा है, सही जुड़ रहा है, गलत तो नहीं जुड़ गया, कोई स्ट्रैंड तो खराब नहीं हो गया, कोई न्यूक्लियोटाइड बेस गलत तो नहीं जुड़ गया, इसको चेक करना भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कही जाती है। ये किसके पास है, ये प्रॉपर्टी डीएनए पॉलीमरेज के पास है। तो ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था मैंने पहले ही कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का फर्क बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट था, इसी के बारे में बात करेंगे। एंटायर डीएनए इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोम, कि ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले जो सारे सेगमेंट होते हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम को, उसको क्या बोलेंगे, जीनोम बोलते हैं। जीनोम दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, पैक्ड डीएनए इज पैक्ड इन 23 क्रोमोसोम। जीनोम कब बनता है, जब पूरे डीएनए को 23 क्रोमोसोम में पैक कर देते तब उसको जीनोम कहते हैं। ह्यूमन का जो जीनोम है नियर अबाउट 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं इसके अंदर, और ये एक ह्यूमन का जीनोम का मेगा प्रोजेक्ट था जो कि चला था 1990 से 2003 तक, यानी लगभग 13 ईयर इस पे खर्च किए गए। और इसको कोऑर्डिनेट किया था, किसने कोऑर्डिनेट किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एंड एनआईएच ने। एनआईएच स्टैंड फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, और हमने क्या किया, पूरे के पूरे ह्यूमन की जीनोम की सीक्वेंसिंग कर डाली। ह्यूमन की जीनोम की सीक्वेंसिंग क्यों कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या फायदे होंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे। गोल क्या था सबसे पहले इनका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल ये था आइडेंटिफाई करना ऑल द एस्टिमेटेड जीन इन ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन के डीएनए में कितने जीन प्रेजेंट है इसका एस्टिमेशन करना, एंड सीक्वेंसिंग ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन के जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर है डीएनए में उसको सीक्वेंस में करना, अरेंज करना, एंड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, और ये जो इंफॉर्मेशन इसको डेटाबेस में सेव कर लेना। फ्यूचर में चल के जब नई जनरेशन आएगी, कोई हमसे बेहतर जनरेशन आएगी जो कि आती ही है, तो उसमें क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे या उनको दे देंगे, वो लोग उस पर रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, कुछ टूल्स डेवलप करना ताकि जो डेटा बनाया गया था उस डेटा क्या कर सके, एनालिसिस कर सके, कुछ कंक्लूजन निकाल सके। एंड लास्ट वन, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। हमने सबसे पहले कहा था कि साइंस में जब भी हम कोई काम करने जाते हैं वहां पे 3 चीजें सबसे पहले आती है, एथिकल, इमोशनल, रिलीजियस, सोशल, फलाना ढिमका, ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्या करेंगे, सामने आएंगे, इसमें से 3 आपके सामने लिखे गए हैं यहाँ पे। ठीक, कौन कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो की गई थी एचजीपी में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। पहला था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, जिसको ईएसटी के नाम से जानते हैं, ये कई बार आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। ईएसटी क्या है,
फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाई ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। उन सारे जीन की आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना जो काम करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं एज ए आरएनए। वहीं भी दूसरा था सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है? सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम कंटेनिंग ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। हमारे डीएनए में जितने भी कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, जिनको हम जीनोम कह रहे हैं, उन सभी की सीक्वेंसिंग करना, उन सभी को पहचानना, ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस एनोटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर। जब सीक्वेंसिंग करने जाएंगे तो सीक्वेंसिंग में क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है? उस ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग में जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, सबसे पहले ये करना है, आइसोलेट कर लीजिए डीएनए को फ्रॉम अ सेल। एक सेल से डीएनए को आइसोलेट करिए। ब्लड सेल हो सकता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कुछ हो सकते हैं, ऐसे है ना, सोमैटिक सेल, जर्म सेल से आइसोलेट करिए एंड देन कन्वर्ट देम इनटू रैंडम फ्रेगमेंट, और उनको कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। कौन सा था? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लगाएंगे, क्या करेंगे? वो कट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा था आपने, उसकी हेल्प से इनको कट करना था। देन क्लोन इन अ होस्ट। बायोटेक में आपको ये पार्ट मैंने बताया था कि कैसे क्लोनिंग की जाती है, जहां पे हम होस्ट ढूंढेंगे बैक्टीरिया या यीस्ट, इनके अंदर क्या करेंगे? क्लोनिंग करवाएंगे बाय द यूजिंग द वेक्टर। वेक्टर को यूज करेंगे, उसके बाद एम्पलीफाई करवाएंगे। वेक्टर कौन सा यूज किया? बीएसी एंड वाईएसी। बीएसी स्टैंड फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एज वेल एज YAC स्टैंड फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इन दोनों का यूज करेंगे और एम्पलीफाई कराएंगे उस वेक्टर के अंदर होस्ट वाले डीएनए को। देन सीक्वेंसिंग ऑफ फ्रेगमेंट यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस। उस मेथड के थ्रू इनका नंबर बढ़ाएंगे जो सेंगर ने डेवलप किया था। तो फ्रेडरिक सेंगर के मेथड को फॉलो करेंगे, जो कि ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है, उसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, अरेंज द सीक्वेंस बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन। और साथ में जो सीक्वेंस होंगे उनको अरेंज कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। कैसे, कब, कहां ओवरलैप कर रहा है, उसके बेसिस पे अरेंज करेंगे। लास्ट वन इज अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। उनको अलाइन कर देंगे बाय द कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू, जिनको हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर साइंस, दो चीजों को ऐड करते हैं। कंप्यूटर साइंस का ऐड करेंगे प्लस आईटी का। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोनों का यूज करके क्या करेंगे? इसको कर लेंगे। डन। लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्लाइड भी होगी, सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम का जो फीचर है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बताइए। कह रहा है ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेसेस, न्यूक्लियोटाइड बेसेस इतने पाए जाते हैं उसके अंदर, 3164.7 मिलियन। एंड टोटल नंबर ऑफ जीन जो है वो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 30,000 है। एंड एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ, और हर एक जीन के पास लगभग 3000 बेस पेयर हैं। लेकिन सबसे बड़ा वाला क्या है? टिल डेट जो नोन जीन है, जो सबसे लार्जेस्ट नोन जीन है ह्यूमन के अंदर, वो उसका नाम है डिस्ट्रोफिन, जो कि एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। इसके पास लगभग 2.4 मिलियन बेस पेयर हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि हम इंसान जो है सब के सब एक जैसे दिखते हैं या सबके सब अलग है? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 99.9% जो आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सबका सिमिलर है। सिर्फ 0.1% ही ऐसा है जिसकी वजह से जो डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम लोग क्या है, एक दूसरे से अलग दिखते हैं। और ये वही तो है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड आर सेम इन ऑल पीपल, बट 0.1% मेक डिफरेंसेस एंड यूनिक। और उसी 0.1% की वजह से डिफरेंसेस आता है और हम यूनिक इंडिविजुअल बनते हैं। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर द प्रोटीन। इतने जीनोम है 100%, मान लीजिए उसमें से सिर्फ 2% है जो कि प्रोटीन कोड करते हैं, बाकी ससुरे कुछ कोड नहीं करते, बस फालतू में भरे पड़े हुए। लास्ट क्या है? लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम कंटेन, जो सबसे ह्यूमन का सबसे लार्ज पोर्शन होता है जीनोम का, वो कंटेन क्या करता है? VNTR। VNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, जो कि AT रिच हो सकते हैं या GC रिच हो सकते हैं। AT रिच मतलब एडेनिन थायमिन रिच पाए जाएंगे ज्यादातर। बार बार ऐसे डीएनए सीक्वेंस जो बार बार रिपीट हो, इनको टेंडमली रिपीटेड सीक्वेंस कहते हैं या VNTR के नाम से जानते हैं। हम लोग इसको रिपीटेटिव डीएनए के नाम से भी जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? रिपीटेटिव सीक्वेंस कह लीजिए, चाहे रिपीटेटिव डीएनए कह लीजिए। ऐसे डीएनए जहां पर रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलेंगे उसको रिपीटेटिव डीएनए कहा जाएगा। एंड VNTR स्टैंड फॉर द वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। इसमें क्या होते हैं? इसमें AT रिच या GC रिच हो सकते हैं, यानी बार बार AT लगातार रिपीट होगा, या फिर GC करके रिपीट होता चला जाएगा। डन। About 1.4 मिलियन लोकेशन हैव सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस। लगभग कह रहे हैं कि 1.4 मिलियन, यानी 10 लाख और प्लस इधर से 4000 या 40,000, 10,40,000 के आसपास कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर का, बेस डीएनए का डिफरेंस है।
तो सोचिए 10 लाख के आसपास लोग हैं जिनमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस का सीक्वेंस का चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कोड के फॉर्म में अगर जी जी यू है तो किसी में क्या फर्क हो जाएगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ इस वाले सीक्वेंस पे आके जी जी ए हो गया। तो ये चेंज आया, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस का चेंज आएगा कितने लोगों में, 10 लाख लोगों में, और इसके डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो जो ये लगातार आ रहा है वन पेयर का डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एसएनपी। एसएनपी इज इक्वल टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या एसएनआईपी के नाम से इसको जाना गया है। लास्ट टॉपिक था यहाँ पे आपके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप जानते हैं कि एलेक्स जेफरी ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद अपने इंडिया में डॉक्टर लालजी सिंह का नाम आता है। डॉक्टर लालजी सिंह जिला जौनपुर के रहने वाले थे और इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम किया हुआ है वहां पे लैब में। तो इन्होंने इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद से ख्याति जो है डॉक्टर लालजी सिंह की फैल गई। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या था, क्या हुआ था उसमें, क्यों करते हैं, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी कहानियां आती हैं जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो यूज था लास्ट में कहां पे आता है, आपका फोरेंसिक में आता है। आपको ब्लड के स्टेन मिल गए, सीमेन के स्टेन मिल गए, रेप मर्डर कुछ ऐसी चीजें होते हैं जहां पे आपको डीएनए का सैंपल मिलता है, कलेक्ट करती है टीम आके, और उसके बाद वो बताते हैं, फिंगरप्रिंटिंग बनाते हैं, डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग टैब्स बनाते हैं जहां पे डार्क और लाइट बैंड मिलते हैं, वो मैच कराते हैं कल्प्रिट से और सस्पेक्टेड वन से। तो भैया देखो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, हाँ मैच कर गया तो ठीक है, नहीं मैच किया तो मतलब ये और नहीं है, सस्पेक्टेड वन से मैच कराया, हाँ उससे मतलब यही है, यही था जिसने क्राइम किया हुआ है। तो क्राइम को डिनोट करने में और इस तरीके से चीजों को भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम लोग बाद में बात कर लेंगे फिर डिटेल में। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टडी क्लिक में बने रहिए। थैंक यू।